पहले वीडियो स्पेशल में आपको दिखाते हैं वो अग्निकांड जिसने सुपर पावर अमेरिका को झुलसा कर रख दिया है। लगातार बढ़ती गर्मी ने पहले अमेरिका वालों के पसीने छुड़ाए और फिर इस गर्म मौसम का हमला हुआ सूखे जंगलों पर, जिसके बाद तो आग की लपटें ऐसी बढ़ी कि अब तक काबू में नहीं आ पाई हैं। राख होते जंगल, सुलगते हाईवे, अग्निकांड से खाक आशियाने। ये है सुपर पावर अमेरिका के हालात, जहां वाइल्ड फायर यानी जंगलों की आग ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। और इस बार आग की लपटें सिर्फ घने जंगलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये इंसानी आबादी तक को अपनी तपिश से झुलसा रही है। अमेरिका के 3 बड़े प्रांत इन दिनों जंगली आग की चपेट में हैं। कैलिफोर्निया के लेक तहुए और उसके नजदीकी इलाकों के जंगल आग से खाक हो रहे हैं। ओरेगोन में भी जंगलों की आग तेजी से बढ़ रही है और एरिजोना का सबसे बड़ा हाईवे मानो किसी जलते पहाड़ की तरह सुलग रहा है। अमेरिका में दोबारा जंगलों में लगी आग की वजह है अचानक बढ़ी गर्मी, जिससे जंगल सूखे और आग लगने की घटनाएं बढ़ी। पश्चिमी अमेरिका इस वक्त खतरनाक हीट वेव का सामना कर रहा है। कुछ इलाकों में तो तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड टेम्परेचर है। गिरते तापमान की वजह से ही आग के बीच ही कुछ जगह लो प्रेशर एरिया बन गया और तपती लपटों के बवंडर उठने लगे, जिनकी चपेट में आकर जंगलों के करीब बने घर जलकर खाक हो गए। जंगलों को खाक करती इस आग से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर एक्शन लिया जा रहा है। आसमान से लगातार एंटी फायर केमिकल की बरसात हो रही है, तो जमीन पर 1300 से ज्यादा दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं। बावजूद इसके आग की उठती लपटें सिग्नल देती हैं कि इस तपते सितम का जल्द अंत नहीं होने वाला। टीम न्यूज़ नेशन। खबर कट्टू करके सुपर स्पेशल में सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्लीपर सेल के आतंक से जुड़ा वो सनसनीखेज खुलासा जो यूपी एटीएस ने किया है। यूपी के अलग अलग शहरों से अलकायदा के स्लीपर सेल के मेंबर्स की धरपकड़ के दौरान पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे टेरर हैंडलर्स ने भारत में स्लीपर सेल तैयार करने और उन्हें आतंकी गतिविधियों को एक्टिवेट करने के लिए बाकायदा आतंक के चैप्टर्स बनाए गए। आतंकियों का इंटरव्यू किया जाता था, कैसे लादेन का अलकायदा हिंदुस्तान को दहलाने के लिए तैयार कर रहा था शैतानी स्लीपर सेल। देखिए न्यूज़ नेशन की एक्सक्लूसिव कवरेज में। इस मॉड्यूल से संबंधित सूचनाएं हैं, उसके हिसाब से अभी हमारी टीम अन्य जगहों पे भी लगातार सर्च कर रही है। वो दोनों ई रिक्शा की बैटरी से बम धमाका करने का प्लान कर रहे थे। स्लीपर सेल आतंक के सबसे खतरनाक और गुमनाम चेहरे की परतें जब यूपी में खुलनी शुरू हुई तो एक एक कर इस टेरर फैक्ट्री का काला चिट्ठा सामने आने लगा और चिट्ठों के इन्हीं पन्नों से निकले आतंक के 5 चैप्टर। सुनकर आप शायद चौंक गए होंगे, आखिर स्लीपर सेल और अलकायदा के आतंक के ये 5 चैप्टर हैं क्या? इन 5 चैप्टर्स में ऐसा क्या था जिनसे हिंदुस्तान के लोग ही देश के खिलाफ खड़े किए गए? कैसे इन 5 चैप्टर्स के जरिए इंसानियत के दुश्मन आतंक का लश्कर खड़ा किया गया? पाकिस्तान में बैठे इस स्लीपर सेल के हैंडलर्स की जुबान में इन 5 चैप्टर्स को नाम दिया गया था पर्सनल चैट, माइक्रो कम्युनिटी, फिजिकल कॉन्टैक्ट, कंडक्टिंग ऑपरेशन और अलकायदा एनेबल्ड। सबसे पहले समझिए पहले चैप्टर यानी पर्सनल चैट की इनसाइड स्टोरी। यही वो पहला कदम था जिसके जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर संभावित आतंकी तलाशते थे। एक बार जब नौजवान चिन्हित हो जाते थे तो सोशल मीडिया के जरिए उन्हें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर कांटेक्ट करते थे और ऐसे वीडियो भेजते थे जिनके जरिए नौजवानों को बरगलाया जा सके। पर्सनल चैट के बाद नंबर आता था माइक्रो कम्युनिटी चैप्टर का, जिसमें बरगलाए गए नौजवानों को उन लोगों के संपर्क में लाया जाता था जो पहले से स्लीपर सेल का हिस्सा थे
इसके लिए भी पाकिस्तानी हैंडलर एक्टिव होकर सबका परिचय एक दूसरे से कराते थे। तीसरे चैप्टर का नाम था फिजिकल कांटेक्ट, जिसमें हैंडलर के लोकल गुर्गे स्लीपर सेल के आतंकियों से रूबरू होते थे। इस मुलाकात में स्लीपर सेल के आतंकियों को छोटे मोटे टास्क दिए जाते थे और टास्क पूरा होने के बाद पाकिस्तान में बैठा हैंडलर वीडियो कॉल के जरिए चुने गए स्लीपर सेल आतंकियों से बात करता था। चौथे चैप्टर यानी कंडक्टिंग ऑपरेशन में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ सीधे हैंडलर उन्हें बताता था कि कैसे बम बनाना है और कैसे बम से धमाका करना है। पांचवा चैप्टर था AQIS इनेबल्ड। इस चैप्टर के जरिए स्लीपर सेल में 2 गुट बनाए जाते थे। एक गुट को कहा जाता था AQIS इनेबल्ड, यानी वो आतंकी जो वारदात को अंजाम देंगे, और दूसरे ग्रुप का नाम होता था AQIS लीड, यानी वो आतंकी जो ऑपरेशन के मास्टरमाइंड बनेंगे। ATS की इन्वेस्टिगेशन में स्लीपर सेल के मेंबर मिनहाज और मशरुद्दीन ने भी कबूला है कि उनके हैंडलर यानी उमर हलमंडी ने उन्हें 5 चैप्टर से रूबरू कराया, जिसके बाद ही उन्हें बम बनाकर आतंकी वारदात को अंजाम देने की इजाजत दी गई थी। 5 टेरर चैप्टर्स पर यह बड़ा खुलासा साफ बताता है कि जिस तरह एक जमाने में इस्लामिक स्टेट नौजवानों को मजहब के नाम पर बरगलाकर आतंक की भट्टी में झोंकता था, वही तरीका पाकिस्तान में छिपे आतंकी भी अब आजमाने लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अलकायदा के शैतानी स्लीपर सेल से जुड़ा हर खुलासा उनके खतरनाक इरादों की एक नई तस्वीर बयां कर रहा है। देश में तबाही फैलाने का इरादा रखने वाले ये काले किरदार ATS की पूछताछ में तोती की तरह लगातार बोल रहे हैं और इस इन्वेस्टिगेशन से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सुसाइड बॉम्बर से जुड़ा हुआ ये खुलासा है। न्यूज़ नेशन को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अलकायदा की स्लीपर सेल का इरादा मानव बम बनाने का था, जिसके लिए 3 महिलाओं को स्लीपर सेल में खासतौर से जोड़ा गया। बताया जा रहा है कि ये सभी महिलाएं कानपुर के पनकी इलाके में रहती थी, लेकिन मिनहाज और मशरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ये फरार हो गई हैं। दूसरी तरफ कानपुर से ये भी खबर सामने आई है कि 8 इंजीनियरिंग के छात्र भी अलकायदा के स्लीपर सेल से कांटेक्ट में थे। खबरों के मुताबिक ये तय किया गया था कि स्लीपर सेल के मेंबर और इंजीनियरिंग छात्रों के बीच बकरीद से पहले मीटिंग होनी है, जिसमें ब्लास्ट का तरीका और तारीख मुकर्रर की जानी है। लेकिन ATS के एक्शन के बाद ये 8 इंजीनियरिंग छात्र अचानक से गायब हो गए हैं और पनकी से महिलाएं भी गायब बताई जा रही हैं। लखनऊ से पकड़े गए मिनहाज और मशरुद्दीन का मकसद था ई-रिक्शा के अंदर कुकर बम प्लांट करना, और इसी के लिए लखनऊ के शकील नाम के एक शख्स ने ई-रिक्शा का इंतजाम भी किया था। आज जब ATS ने शकील को हिरासत में लिया तो आतंक के आरोपों से घिरे शख्स के लिए अचानक हिमायती भी खड़े हो गए। पुलिस पर तो बस इनका चला नहीं, तो अपनी खिस्साहट निकाली मीडिया कर्मियों से बदतमीजी और धमकियां देकर। आप भी देखिए। मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की, मीडिया कर्मियों से कैमरे छीने, मीडिया कर्मियों को धमकियां। तस्वीरें लखनऊ की जनता कॉलोनी की, वही इलाका जहां से स्लीपर सेल के आतंकियों को धमाके के लिए ई-रिक्शा सप्लाई करने के आरोप में शकील नाम के शख्स को पकड़ा गया, और शकील के पकड़े जाने से नाराज भीड़ ने मीडिया को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखिए कैसे गुलाबी टी-शर्ट वाला ये शख्स भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है और एक मीडिया कर्मी को लगातार धकेल रहा है। ऐसा ही एक और उन्मादी शख्स बाहर निकल कर आता है और मीडिया कर्मी का कैमरा छीनने की कोशिश करता है। इस बेअदबी को लेकर जब मीडिया ने सवाल उठाए तो मानो एक सुर में जवाब दिया, शकील आतंकी हो ही नहीं सकता। शकील को मीडिया ने नहीं, पुलिस ने पकड़ा था। शकील दोषी है या नहीं, ये भी कानून तय करेगा। तो फिर कौन है ये लोग जो खुद को मानो कौम का ठेकेदार मान लेते हैं, कानून अपने हाथों में ले लेते हैं और अपने उन्माद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और कश्मीर में आज पाकिस्तानी टेरर का एक और चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए कब्र में दफन हो गया। इस चैप्टर का नाम था लश्कर आतंकी अबू हुरैरा, जो 2 साल पहले LOC से छिपता छिपाता घाटी में घुस आया था और लगातार जन्नत में अपना आतंकी जहर घोल रहा था। कैसे हुआ इस आतंकी दहशतगर्द का अंत और कैसे हुरैरा की मौत ने
पाकिस्तान को दे दिया है क्लियर कट पैगाम कि जो आतंक फैलाएगा वो सीधा खबर में जाएगा। एक धमाका और आतंक राख। कुछ इसी तरह पुलवामा के आतंक के एक और चेहरे को कश्मीर की सरजमी से मिटा दिया गया। जिन काले किरदारों ने घाटी में बारूदी घमासान मचाने की कोशिश की, उनको अपने किए की सजा मिली और बारूदी जवाब से ही मिली। पुलवामा एनकाउंटर में कुल 3 आतंकी मारे गए, जिनमें पहला था एजाज उर्फ अबू हुरैरा, जो पाकिस्तान का रहने वाला था। दूसरा था पुलवामा का रहने वाला जावेद राठेर और तीसरा था श्रीनगर का आतंकी शहनवाज गनी। हाफिज के इन गुर्गों को ढेर करना इसलिए भी बड़ी कामयाबी है क्योंकि इस ऑपरेशन ने एक बार फिर फॉरेन टेररिस्ट के खिलाफ सुरक्षा बलों की रणनीति को कामयाब साबित किया, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर अबू हुरैरा वो चौथा पाकिस्तानी आतंकी था जो ढेर किया गया। कल देर रात से ही पुलवामा के मेन टाउन में मुठभेड़ चल रही थी। खबर थी लश्कर हाइड आउट की, और जैसे ही सुरक्षा बल वहां गए तो घुसते ही मिलिटेंट जो कि 2 मकानों में छुपे हुए थे, उन्होंने फायर खोला और उसके बाद जो है मुठभेड़ शुरू हुई। 2 मिलिटेंट जो हैं उनको मार गिराया सुरक्षा बलों ने, और उसके बाद जो है तीसरे मिलिटेंट को उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है मारा गया। तीनों का ताल्लुक लश्कर तोयबा से है। फॉरेन टेररिस्ट को ढेर करने से 2 कामयाबियां हासिल होती हैं। पहला, स्थानीय जनता के खिलाफ आतंकी गतिविधियां कम होती हैं, तो साथ ही पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकी सरगनाओं को सख्त मैसेज भी जाता है। सिर्फ फॉरेन टेररिस्ट ही नहीं, बल्कि घाटी में पिछले 1.5 साल के अंदर स्थानीय आतंकियों को भी दोज़ख का रास्ता दिखाया गया है। इस दौरान हिजबुल के तकरीबन 81 आतंकी मारे गए, लश्कर तोयबा के तकरीबन 37 आतंकियों को ढेर किया गया और जैश ए मोहम्मद के तकरीबन 41 आतंकी मारे गए। 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज, जिसको अबू हुरैरा बोलते हैं, का बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया, और 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया है। इतना भी रिसेंटली 4-5 इनकाउंटर हुआ, उसमें हर एक में एक FT मारा गया है। ये शो करता है कि लोकल टेररिस्ट के साथ FT भी मिलकर अटैक में इन्वॉल्व रहा है। कश्मीर में गर्मियां खत्म होने को है और एक बार फिर सर्दियां आते ही वादियां बर्फ से ढक जाएंगी, यानी आतंकियों के लिए घुसपैठ के रास्ते बंद हो जाएंगे। यही वजह है कि आतंकियों के अंदर बौखलाहट फैली हुई है और यही बौखलाहट आतंक के खात्मे का सबब भी बन रही है। टीम न्यूज़ नेशन। अब तक आपने ऐसे इल्ज़ाम देखे थे, ऐसी खबरें देखी थीं जहां किसी महिला या फिर लड़की को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों की कहानी को मानो 360 डिग्री पलट कर रख दिया। इस कहानी में एक पति है जिसका इल्ज़ाम है कि उसकी पत्नी और ससुराल वाले धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, उसे जबरन मुसलमान बनाना चाहते हैं। इन्होंने रोज टॉर्चर करना मेरे को शुरू कर दिया था, और रोज ही मेरे को फ़ोन करते थे कि तुम्हें जेल कर देंगे, ये कर देंगे। ये मेरे को ये पग उतारने के लिए बोलते हैं कड़ा उतारो अपना, ये बोलते हैं कि हम खतना करवा देंगे, उसका नाम चेंज करेंगे। फिर मैंने बहुत तकलीफ है, उनको रिक्वेस्ट है कली बस खड़े हो जाओ मेरे नाम। जमाने के सामने हाथ जोड़कर इंसाफ मांगते इस शख्स का नाम है तरलोचन, जो अदालत से गुहार लगा रहा है कि उसे सिख से मुसलमान न बनाया जाए, उसके धर्म परिवर्तन को रोका जाए। तरलोचन के मुताबिक उसकी लव स्टोरी कैसे हेट स्टोरी में बदली, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए वो इल्जाम जिसके बिना पर तरलोचन मांग रहा है इंसाफ। कोई से भी ऐसा दिन नहीं जाता है जब ये क्लेश ना ये करते हूँ। ये मेरे को ये पग उतारने के लिए बोलते हैं कड़ा उतारो अपना। जब मैं पाठ करता हूँ अपना, तो पाठ करने से भी रोकते हैं मुझे। ये बोलते हैं कि हम खतना करवा देंगे, उसका नाम चेंज करेंगे हनी सिंह से और कुछ ये रख देंगे, और मेरा भी नाम ये ताहिर बोल रहे थे, ये ताहिर रख दो। तो बेटे की कितनी उम्र है? 9 साल है सर उसकी उम्र। उसका भी धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, उसका भी ये करना चाहते हैं वो, इसलिए उन्होंने मुझे अलग किया कि हम उसका ये धर्म परिवर्तन कर सकें। जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत लेकर जब तरलोचन चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचा तो उसे उम्मीद की पहली रोशनी दिखी, जब कोर्ट ने तरलोचन की पत्नी और उसके ससुराल वालों को तलब कर लिया। साल 2008 में तरलोचन ने चंडीगढ़ की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की से लव मैरिज की थी।
आरोपों के मुताबिक शादी के कुछ साल बाद ही लड़की और उसके परिवार वालों ने तरलोचन के ऊपर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। तरलोचन के मुताबिक 2015 के बाद पत्नी के कहने पर वो चंडीगढ़ आया, जहां उसे धमकी दी गई, अगर वो मुसलमान नहीं बना तो उसके बेटे को उससे दूर कर दिया जाएगा। एक सिख के केश कटवाने की धमकी, बच्चे को दूर रखने की धमकी। तरलोचन की जुबानी निकले ये इल्जाम संगीन है और इसी वजह से उसने अब कानूनी रास्ता अख्तियार किया है। का 2008 में शादी हुई थी मुस्लिम लड़की के साथ, जो कि सारे उनके परिवार वाले मुस्लिम हैं। फ्रॉम फर्स्ट डे इनको यही था कि भी आप मुस्लिम कन्वर्ट हो अगर आपने मेरी बेटी से शादी करी है। तो अब के समय में जो ये 2016 से चंडीगढ़ में उन्हीं के परिवार के साथ रह रहे हैं, इनको प्रेशर ज़्यादा था कि भी आप मुस्लिम कन्वर्ट हो, और इनका जो माइनर बेटा है उस पर और ज़्यादा प्रेशर है कि इसका खतना करवाओ। कि लड़ाई झगड़ा हुआ, थाने गए, थाने वालों ने सुनवाई नहीं करी। फिर उन्होंने 2 जून को डाली कंप्लेंट, थाने वालों को उन्होंने सुनवाई नहीं करी। फिर 1 जुलाई को डाली, फिर सुनवाई नहीं करी। इन संगीन इल्जामों को लेकर तरलोचन की मुस्लिम पत्नी और उसके परिवार का पक्ष समझना भी जरूरी था, क्योंकि अब इन आरोपों का सामना उन्हें कानून के कटघरे में करना पड़ेगा। न्यूज नेशन ने कोशिश की, लेकिन तरलोचन की पत्नी सामने आने को राजी नहीं हुई। चंडीगढ़ की जिला अदालत में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है, जिस पर एक सिख युवक पर उसकी पत्नी द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं जिला अदालत ने पत्नी को लेकर एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। वहीं पर अब पत्नी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ी तो ब्लैक फंगस के खतरे ने देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया, और सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य प्रभावित हुआ तो वो था देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के हालात क्यों खराब हुए और यहां अभी एक्टिव मरीजों की क्या स्थिति है, देखिए। दिल्ली पर महामारी की दोहरी मार, पहले कोरोना फिर ब्लैक फंगस का वार। एक तरफ कोरोना पर लगा ब्रेक तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। दिल्ली में कोरोना के केस कम हुए तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस दिल्ली वासियों के लिए नई आफत बन गई। आंकड़ों के मुताबिक अब दिल्ली में कोरोना मरीजों से ज्यादा एक्टिव मरीज ब्लैक फंगस के हैं। 6 जुलाई को दिल्ली में कोरोना के 833 केस एक्टिव थे, जबकि इसी दिन दिल्ली में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 952 एक्टिव मरीज थे। दिल्ली सरकार ने 27 मई को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था और इस फैसले की वजह थी ब्लैक फंगस के मामलों का तेजी से बढ़ना। 21 मई को दिल्ली में ब्लैक फंगस के 200 मामले थे, वहीं 5 दिनों बाद 26 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 620 हो गया। यानी महज 5 दिनों में दिल्ली में ब्लैक फंगस ने 400 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। तो वहीं 3 जून को दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामलों में भारी उछाल देखने को मिला और आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया। तो जुलाई आते आते दिल्ली में 1656 लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में म्यूकरमाइकोसिस के केसेस कोविड के केसेस से ज़्यादा है, एक्टिव केसेस की बात की जा रही है। तो इसका रीज़न, ये मेन रीज़न तो मेरे ख्याल में यही है कि कोविड का इन्फेक्शन 7 to 10 डेज से 14 डेज में सबसाइड कर जाता है। कई लोग कोविड नेगेटिव हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग डिस्चार्ज भी हो जाते हैं एडमिटेड पेशेंट्स। पर म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स को लंबे समय तक एडमिट रहना पड़ता है, दवाइयाँ इंजेक्शन से दी जाती है और ट्रीटमेंट मिनिमम 1 से 1.5 महीने चलती है। दिल्ली में ब्लैक फंगस का कहर, दवाई की कमी से बढ़ी टेंशन। दिल्ली में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखकर सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है, लेकिन सरकार के लिए सबसे परेशानी वाली बात है ब्लैक फंगस की दवाई की भारी कमी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी दिल्ली को एम्फोटेरिसिन बी की 1.5 लाख इंजेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हर मरीज को आमतौर पर हर दिन 5 इंजेक्शन लगने होते हैं और एक मरीज को पूरी तरह से ठीक होने से पहले 120 से 150 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक तरफ बढ़ते मामले, दूसरी तरफ दवा की कमी, दिल्ली पर महामारी का दोहरा अटैक एक बार फिर राजधानी के लिए टेंशन का सबब बन गए। टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिखाते हैं क्या हुआ जब एक दुल्हन ने कोविड प्रोटोकॉल्स को तोड़ा। चेहरे पे मुस्कान, शादी का लहंगा, दुल्हन को फोटोशूट पड़ गया महंगा। शादी के दिन बोनेट की सवारी, ये करतूत पड़ गई भारी। गौर से देखिए इस दुल्हन को। इस एसयूवी गाड़ी के बोनेट पर बैठी इस दुल्हन की जिंदगी का शायद ये सबसे खास दिन होगा, लेकिन इस लड़की और इसके परिवार वालों की एक गलती ने इनकी खुशियों पर मानो ग्रहण लगा दिया। कैसे, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा एक बार गौर से इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए।
शादी के जोड़े में गाड़ी के बोनेट पर बैठी पुणे की इस दुल्हन का नाम शुभांगी शांताराम जरांडे है। इसकी और इसके परिवार वालों की गलती फकत इनकी जिद थी, और वो जिद थी कि घर से लेकर मैरिज हॉल तक मैडम को गाड़ी के बोनेट पर बैठकर जाना था। बस फिर क्या, इस ग्रैंड एंट्री के टशन के चलते सभी कानून और नियमों को ताक पर रखते हुए दुल्हन ने इस बोनेट कांड को अंजाम दे दिया। सड़क पर हो रही इस हाई वोल्टेज एंट्री का वीडियो एक राहगीर ने अपने फोन में कैद कर लिया, उसे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल हुआ तो मानो हंगामा बरप गया। मामले की छानबीन हुई तो 4 लोग कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के दोषी पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने दुल्हन समेत 4 लोगों पर आईपीसी की धारा 269, 188, 279, 107, 336 और 34 के तहत केस दर्ज कर लिया है, जिसमें वीडियो शूट कर रहा ये कैमरामैन भी शामिल है। अब जाहिर है ऐसे सरेआम कोरोना के एहतियात से खिलवाड़ होगा तो पुलिस का हंटर तो आप पर चलेगा ही, फिर भले आपकी शादी ही क्यों ना हो। टीम न्यूज़ नेशन। तो यहाँ तो कोरोना के नियमों का ही नहीं, कोविड प्रोटोकॉल का ही नहीं, बल्कि आम ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। बहरहाल दिल्ली में मास्क न लगाने वालों के चालान कट रहे हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने लॉकडाउन के उल्लंघन के बदले में पुलिस का डंडा खाया है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी उतनी ही गलती है। हर बार सरकार को आप दोषी नहीं दे सकते, लेकिन सवाल इस सब के बीच में ये है कि जब आम आदमी को प्रोटोकॉल तोड़ने पर डंडे भी खाने पड़ते हैं और मोटा चालान भी देना पड़ता है, तो जब माननीय अपनी बैठकें करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं तो ना तो वहां पर लोगों की संख्या की पाबंदी रह जाती है और ना ही मास्क लगाने की। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर यतीश्वरानंद एक सरकारी मीटिंग में बैठे थे। मास्क नहीं था, पाँव की उंगलियों पर लटका रखा था। अब समाज के करता धरता ही ऐसी हरकतें करेंगे तो किसी आम आदमी को दोष क्यों दिया जाएगा? सवाल आम आदमी बार बार पूछता है कि नियम सबके लिए समान क्यों नहीं।